अरे हर कोई हमको टारगेट कर रहा है। किसी के घर में भैंस दूध नहीं दी, हम जिम्मेदार। किसी के घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, हम जिम्मेदार। हाँ, हर जगह की जिम्मेदारी हम पर है। फिर आकर पूरे देश में अगर कोई एक्सट्रीम है तो ओवैसी है। और आप जो बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं अपने स्टेट में, वो आपको नजर नहीं आता, क्योंकि आप में एरोगेंस है, गुरूर है। आप नीचे मुंडी करके देखना नहीं चाहती हैं अपने सर को, तो आपको लगता है कि उस पर जिम्मेदारी डाल दो। तीखे व्यंग्य भरी ये भाषा है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जो इसी तरह के बयानों और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा तो ओवैसी ने इसी अंदाज में जवाब दिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी है जो बीजेपी से पैसे ले रही है, वो पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि हैदराबाद से है। चूंकि AIMIM और इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मूलतः हैदराबाद से हैं, तो ये माना गया कि ममता का निशाना उन्हीं पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की जुबान पर मेरा नाम आया, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों को बांटने के आरोप पर भी पलटवार किया और कहा कि आजकल हर कोई हमें ही जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि मुसलमान बदल चुका है। बंगाल में जब ये बीजेपी को नहीं रोक पाए तो हमें जिम्मेदार बता रहे हैं। ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बयान ऐसे समय आए हैं जब AIMIM पश्चिम बंगाल में 2021 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के निशाने पर अक्सर लेफ्ट और बीजेपी रहा करते थे, मगर ये पहला मौका है जब उन्होंने AIMIM पर निशाना साधा। ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुए शब्दों के इस आदान प्रदान को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के ओवैसी के बयान से ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है, क्योंकि AIMIM ने पिछले एक दशक में हैदराबाद से निकलकर देश के अन्य हिस्सों में भी पैर पसार लिए हैं और पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में अहम भूमिका रही है इसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जो तेजी से युवा मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हुए हैं। शायद यही कारण है कि चुनावों में बेशक अभी समय है, लेकिन ममता बनर्जी ओवैसी और उनकी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहती। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की रैलियों में खूब भीड़ जुटा करती है। इसके इतर भी उनके प्रशंसकों और आलोचकों दोनों का ही एक बड़ा वर्ग है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से संसद के अंदर, समाचार चैनलों की चर्चाओं में और राजनीतिक रैलियों में दिए गए भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं। फेसबुक पर उनके नाम से कई अनाधिकारिक पेज बने हैं जो उनके भाषणों के वीडियो शेयर करते हैं। ओवैसी बंधुओं और AIMIM के नेताओं पर भड़काऊ भाषणों से सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, मगर पार्टी के समर्थक इसे भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों का जवाब देने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। एक पक्ष का कहना है कि वो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि वो तार्किक ढंग से मुसलमानों की समस्याओं पर बात करते हैं। ओवैसी परिवार की राजनीति पर नजर रखने वाले हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक कहते हैं कि एक वर्ग का कहना है कि ओवैसी लोकसभा हो या आम मंच, वहां पर मुसलमानों की समस्याओं से जुड़े सवाल उठाते हैं, जैसे कि आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुस्लिम शिक्षा और आर्थिक पहलू पर इतना पिछड़े क्यों हैं। मुस्लिम युवाओं को ये बात पसंद आती है कि उनकी भावनाओं को आवाज दी जा रही है। हालांकि विश्लेषकों का ये भी मानना है कि हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के मामलों पर जिस तरह से ओवैसी ने खुलकर बात की, उससे भी उनकी अलग पहचान बनी है। हाल ही में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आया, तो उससे असंतोष जताने वाले शुरुआती लोगों में असदुद्दीन भी थे। उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह वो भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उमर फारूक के मुताबिक मुसलमान नेता अन्य दलों में भी हैं, मगर वो पार्टी की लाइन और अनुशासन में बंधे रहते हैं। नेतृत्व की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करते। उदाहरण के लिए, संसद में जब 3 तलाक बिल पर बहस हुई थी, तो मुसलमानों की इस संबंध में क्या चिंताएं हैं, उसे सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया, जबकि मुस्लिम सांसद और भी थे। तो जाहिर है जिन मुसलमानों ने उन्हें देखा होगा वे प्रभावित हुए होंगे। ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय टीवी को भी जाता है,
जिसके माध्यम से मुसलमान देखते हैं कि असदुद्दीन क्या सोच रखते हैं और उनके मामलों पर क्या बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, काफी पुराना संगठन है। लगभग 85 साल पहले हैदराबाद में सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस की स्थापना की थी और 1948 तक उनके पास इस संगठन की बागडोर रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये संगठन हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने की वकालत करता था। इसीलिए जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था, तब भारत सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया था। उस समय इसके अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए, मगर संगठन की जिम्मेदारी उस समय के मशहूर वकील अब्दुल वहाद ओवैसी को सौंप गए थे। तब से यानी पिछले 5 दशकों से अधिक समय से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रहा है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। इसके नाम में ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसका संविधान भी बदला गया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बाद 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को मिली, जो साल 2004 तक लगातार 6 बार हैदराबाद के सांसद रहे। अब सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता हैं। तेलंगाना विधानसभा में उनकी पार्टी के 7 विधायक हैं। 13 मई 1969 को हैदराबाद में जन्मे असदुद्दीन ओवैसी राजनीति में आने से पहले लंदन से कानून की पढ़ाई कर रहे थे। जब वो लौटे तो उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष थे। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार साल 2004 में हैदराबाद के सांसद चुने गए। वो 2019 में चौथी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। 1984 से लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार के ही सदस्य जीतते आए हैं। जब असद के पिता पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय भी मजलिस आंध्र प्रदेश या आज के तेलंगाना से लगते महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में सक्रिय थी, मगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पिता के सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद जब असदुद्दीन ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की मौजूदगी का एहसास करवाने की कोशिश की। वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्लिमों की समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर संसद के अंदर और बाहर मीडिया में मुखर होकर बोलते रहे हैं, उससे पूरे राज्य और देश में अल्पसंख्यकों को ये लगा कि कोई ऐसा लीडर है जो हमारी बात कर रहा है। इसका प्रभाव भी हुआ। हैदराबाद से बाहर मजलिस को सफलता मिली महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र से AIMIM का एक सांसद है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उसे 2 सीटें मिली हैं। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में उसने 2 सीटें जीती थीं। इस बार वहां से हार मिली, मगर 2 नई सीटों पर उसके विधायक जीते हैं। एक समय हैदराबाद तक ही सीमित रही एक पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ओवैसी कई सालों से काम कर रहे थे। BBC मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित बताते हैं, लगभग 10 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में काम करना शुरू किया। एक समय ये इलाका निजाम के हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था। 1948 तक मराठवाड़ा क्षेत्र की राजधानी हैदराबाद था, इसलिए दोनों जगहों के बीच रिश्ते अच्छे थे। इस इलाके में मुसलमान आबादी अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे कि मराठवाड़ा की क्षेत्रीय राजधानी औरंगाबाद में लगभग 30% मुसलमान हैं। ऐसे में AIMIM ने औरंगाबाद, नांदेड़ और परभणी जैसे शहरों में फोकस किया और स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ना शुरू किया। इसमें उसे सफलता भी मिली। 2012 में नांदेड़ नगर निगम चुनाव की 81 सीटों में से AIMIM ने 11 सीटें जीती थी। 2015 में औरंगाबाद की 113 सीटों वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में MIM ने 54 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 26 ने जीत हासिल की थी। इस तरह की जीतों से AIMIM की हिम्मत बढ़ी और उसे लगा कि महाराष्ट्र में उसके लिए संभावनाएं हैं। आशीष दीक्षित बताते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना, BJP, कांग्रेस और NCP अलग लड़ रही थीं, तब वोट बंटने का फायदा मजलिस को हुआ और औरंगाबाद सेंट्रल और मुंबई के भाईखला से इसके 2 विधायक जीत गए। इसके बाद मजलिस ने महाराष्ट्र को गंभीरता से लेना शुरू किया। असदुद्दीन और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर महाराष्ट्र आते। यहाँ पर उन्होंने स्टेट यूनिट्स का भी गठन किया। खास बात यह है कि ओवैसी महाराष्ट्र में सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम दलित गठजोड़ पर फोकस किया ताकि उनकी पार्टी का प्रभाव बढ़ सके। ओवैसी ने नारा दिया है, जय भीम, जय मीम। मजलिस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे, मगर उसे सफलता नहीं मिली थी।
लेकिन बिहार के किशनगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान मजलिस के प्रत्याशी कमरुल हुदा ने बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह को 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी, मगर यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। खास बात यह है कि किशनगंज बिहार का वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ओवैसी और AIMIM की राजनीति पर वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक कहते हैं कि MIM का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव भी ममता बनर्जी की चिंता का कारण हो सकता है। वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत में मुसलमानों के वोटों की भूमिका अहम रहती है। ओवैसी की लोकप्रियता अन्य राज्यों के मुसलमानों के बीच बढ़ रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी को चिंता ये सता रही होगी कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी ओवैसी की पार्टी की तरफ आकर्षित न हो जाएं। फिर किशनगंज का इलाका भी पश्चिम बंगाल से नजदीक है, तो वहाँ का कुछ न कुछ प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ सकता है। कूच बिहार, जहां ममता बनर्जी ने ओवैसी पर निशाना साधा, वहां भी मुसलमानों की आबादी अधिक है। उमर फारूक कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों में ऐसा लगता है कि निराशा बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि शिक्षा और नौकरियों को लेकर उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही और तृणमूल सरकार उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाई। इस कारण तृणमूल को डर है कि कल तक जो मतदाता उसके साथ थे वे छिटक सकते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटरों की संख्या लगभग 30% है और कई सीटों में वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कोलकाता में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर एम कहते हैं कि ओवैसी कह चुके हैं कि अगले चुनाव में वो पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतार सकते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक मतदाता लगभग 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। पहले ये लेफ्ट के साथ थे, फिर ममता ने उन्हें अपने साथ किया। 2011 में ममता बनर्जी इसी तबके के समर्थन और वोटों के दम पर सत्ता में आई थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर एम कहते हैं कि ममता की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि ओवैसी हाल ही में 1-2 बार यहां आ चुके हैं। ममता को डर है कि 1-1.5 साल बाद जब चुनाव होंगे और ओवैसी ने अगर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए तो वोटों का विभाजन होगा, जिससे नुकसान होगा तृणमूल कांग्रेस को और बीजेपी के लिए ये फायदे की स्थिति होगी। माना जा रहा है कि इसी कारण इशारों में ममता बनर्जी ने नाम लिए बिना ओवैसी पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब कोई मजलिस को वोट काटने वाली पार्टी कह रहा है। ऐसे ही आरोप समाजवादी पार्टी लगा चुकी है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और एनसीपी ऐसे आरोप लगाती रही है। बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित कहते हैं कि अगर AIMIM को आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो वोट काटने वाली पार्टी के इस टैग से पार पाए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने उम्मीदवार उतारे नहीं थे, फिर भी बीजेपी विरोधी पार्टियों की जो हार हुई उसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। ओवैसी इस टैग को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी बीजेपी विरोधी पार्टियों की हार हुई। वो कहते हैं कि सेक्युलर पार्टियां, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, जब अपने हिंदू सेक्युलर वोट ही अपने पास नहीं रख पाई तो फिर AIMIM को दोष क्यों दिया जा रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल में मजलिस खास सक्रिय नहीं थी, मगर धीरे धीरे उसकी सक्रियता बढ़ रही है। ओवैसी ने राज्य के दौरे भी शुरू किए हैं। उन्हें अपनी पार्टी की सफलता की उम्मीद तो होगी, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वोटों के आधार पर सफलता पाना आसान नहीं होगा। बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित इसके लिए महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं AIMIM को सोचना होगा कि अगर मुसलमानों के मन में ये बात बैठ जाती है कि ओवैसी की पार्टी को वोट देने से बीजेपी का फायदा होता है तो फिर उसे मुश्किल होगी। वो एक ही हाल में AIMIM को वोट दे सकते हैं जब वो पार्टी कमजोर हो जाए जिसे वो वोट देते रहे हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में अब कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति 2014 के मुकाबले बेहतर हुई है। ऐसे में अगर मुसलमानों को लगता है कि ये पार्टियां जीतने की बेहतर स्थिति में हैं, तो मजलिस के लिए महाराष्ट्र में आगे चुनौती बढ़ जाएगी। जिस शैली में ममता बनर्जी ने AIMIM पर निशाना साधा है, उसके आधार पर अगर यही बात पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के मन में वो बिठाने में सफल हो जाती हैं, तो ओवैसी को मुश्किल हो सकती है। मगर अभी चुनावों में 1.5 साल का समय है। सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि ओवैसी इस चुनौती को पार करके तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के लिए चैलेंज बन पाते हैं या नहीं।